तो आधा घंटा एक पेशेंट पे कोई डॉक्टर दे रहा है तो क्या होता है कि दूसरे बैठे पेशेंट भी परेशान होते हैं, उसके घर वाले भी परेशान होते हैं। कार्डियो करना गलत नहीं है, किसी भी चीज को हद से ज्यादा करना गलत। फ्रैंकली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से ज्यादा तो बिजनेस ही होता है। तो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे साथ है डॉक्टर परमजीत, जो बहुत अल्टीमेट है। उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन सब कुछ बहुत अल्टीमेट है क्योंकि वो हेल्प करते हैं एक ऐसे पर्सन की जिसको कुछ नहीं पता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके हार्ट कोई गड़बड़ी चल रही है, या फिर आपको ब्रीदिंग इशू है, कुछ भी बॉडी से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम सही, तो आपको सोल्यूशन डॉक्टर परमजीत के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। लेकिन आज हम लाइव उनसे मिलने वाले हैं, लाइव उनसे बातें करने वाले हैं, उनके बारे में समझने वाले हैं, थोड़ी उनकी पर्सनल लाइफ को भी छेड़ेंगे और ऐसे लाइव क्वेश्चन करेंगे जो शायद ही मैंने कभी किए होंगे और शायद ही आपको मिल पाएंगे। तो इस वीडियो का वैल्यू जब भी आपको पता लगेगी जब आप एंड तक रुकोगे, एंड तक देखोगे और समझोगे, और थोड़े कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है इनकी वीडियो को देख के, कैसा लग रहा है इनकी बातें सुनकर, और कैसा लग रहा है इनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं एंड में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे इस अजीबोगरीब स्टूडियो में जो बहुत अच्छा है। और इस पॉडकास्ट में सबसे पहले तो मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है क्योंकि मैं आपसे इतनी सालों से कनेक्ट हूँ और मैंने अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को आपके जरिए ही चेंज किया है। कहने के लिए एक पॉडकास्ट लोगों के लिए है कि हम लोगों का अभी बहुत सारी बातें करने वाले लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर आप एक बार बताइए कि अगर आप जो इस हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में किस टाइप के पेशेंट आपके पास ज्यादा आते हैं? हॉस्पिटल में तो भटके हुए पेशेंट आते हैं ज्यादा। हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल, वहां का सिस्टम अलग है। फ्रैंकली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से ज्यादा तो बिजनेस ही होता है। ट्रीटमेंट से ज्यादा ये ट्रीटमेंट या जो क्योर वाली बात होती है ना, तो वहां पर पेशेंट का समझना बहुत जरूरी है कि उसको क्या बीमारी हुई है। और आजकल कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में देख लो, बस जल्दबाजी में बस पेशेंटों को या तो भर्ती करना है या टेस्ट कराने हैं या फिर तुरंत जितनी जल्दी हो सके एक के बाद दूसरा पेशेंट आगे बढ़ाना है। सो आजकल हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसीलिए बदनाम भी है। कई बार मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक डॉक्टर्स की भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जड़ पे जाके क्योर नहीं करते। सच्चाई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनको जरूरत नहीं महसूस होती, उनको आदत नहीं है, वो जानबूझ के की और समझाने की, जानबूझ के नहीं करते कि काम चल रहा है। बेसिक चीज है, जब उनका कम समय में उतना ही पैसा मिल रहा है, उतना ही पेशेंट्स आ रहे हैं, बल्कि ज्यादा आ रहे हैं, और वो पेशेंट को सही से एजुकेट नहीं करना या सही से उसको समझा के नहीं भेजने से वो पेशेंट ज्यादा बार वापस आएगा, तो फिर कौन क्यों समझाएगा। तो सर आपके साथ प्रॉब्लम तो हुई होगी ना, जब आप भी हॉस्पिटल में हो, वर्क कर रहे हो, सबके क्योंकि आसपास का माहौल तो सब सेम है ना, तो कैसे, मतलब चैलेंजेस तो आए होंगे क्योंकि मुझे भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप लाइफ में। देखो, चैलेंज तो हर जगह है, किसके पास नहीं है चैलेंज। चैलेंज का मतलब डिपेंड करता है किस चीज में, और वो टारगेट पे डिपेंड करता है। अगर किसी का टारगेट ये है कि भाई मेरे पास जितना ज्यादा हो सके उतना काम आए, तब वो फिर नंबर्स पे काम करता है कि मेरे पास ज्यादा पेशेंट्स होने चाहिए, जल्दी से जल्दी मैं पेशेंट ठीक करूं, मेरा पेशेंट मेरे पास जब वापस कैसे आएगा। वो एस्पेक्ट कर से काम करने वाला कोई डॉक्टर होगा तो वो फिर ऐसे ही करेगा जो हमने बताया कि जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, 5 दिन बाद आके दिखाना, 1 महीने बाद आके दिखाना, 10 दिन बाद आके दिखाना। और हमारा एस्पेक्ट अलग है, हमने क्योंकि शुरुआत ही हमने एजुकेशन से करी है कि भाई हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे, तो हमारे लिए कम काम करो वो बेहतर है, मगर अच्छे से करो और सही करो। हम कम पेशेंट देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। इसी बात पे कई लोग हमसे कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने फीस क्यों बढ़ा दी? क्योंकि हम ज्यादा पेशेंट देखने नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पास कम पेशेंट आए, जिसको जो आए उसको हम अच्छे से समझा के भेजें। क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो सर आपका यूट्यूब चैनल पहले स्टार्ट हुआ ज्वाइनिंग करने से पहले या बाद में स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे? यूट्यूब चैनल भी इसी वजह से चालू हुआ कि
जब हम लोगों को पहले भी, आज से 5, 6, 7 साल पहले भी, बल्कि 10 साल पहले जब हमने शुरू किया था आफ्टर माय मेडिकल एंड डिप्लोमा एंड जो भी हमने शुरू किया था अपना प्राइवेट प्रैक्टिस, तो उसके बाद ऐसा था ना कि पेशेंट हमारे पास में एक आता था, और आज भी ऐसी होता है, जब भी पेशेंट आता है 10 मिनट 15 मिनट कहीं भी वो समझाने में निकल जाता है। कभी कभी कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको ज्यादा जरूरत है तो आधा घंटा भी चला जाता है। तो आधा घंटा एक पेशेंट पे कोई डॉक्टर दे रहा है, तो क्या होता है कि दूसरे बैठे पेशेंट भी परेशान होते हैं, उसके घर वाले भी परेशान होते हैं कि भाई क्या इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, एक पेशेंट देखने गए थे आधा घंटा हो गया, 4 पेशेंट देखने गए थे 4 घंटे लगा दिए। सो उनको लगता है कि भाई आप इतना क्यों टाइम वहां वेट करते हो, कितना क्यों टाइम स्पेंड करते हो। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए फिर हमने वीडियोस बनाए कि भाई हम उस चीज को, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को हमने बताना है कि भाई ये वाला एक्सरसाइज किया करो, ब्रीदिंग किया करो, डाइट में ये चीज कम करो, वो खाओ, है ना। तो एक डॉक्टर का क्या काम, वो क्या बोलता है, जाओ सलाद खाया करो, पर उतने से काम थोड़ी हो जाता है ना। उतना बोल देना, कम खाया करो, मीठा मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, बस इतने से सारी सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता, सारी दिक्कतें खत्म नहीं हो जाती। जब तक आपको बेसिक्स, आपके लेवल के बेसिक्स, कि आप मोटे हो, डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको क्या नहीं खाना, क्या खाना है, ठीक है, जब तक उसका आपको क्राइटेरिया या डाइट आपको समझाई नहीं जाएगी तब तक आप उसे फॉलो नहीं किया। तो आप एक डाइटिशियन के पास जाओ। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जैसे हर डॉक्टर अच्छा नहीं है, वैसे हर डाइटिशियन भी अच्छा नहीं है, करेक्ट, ठीक है, हर न्यूट्रिशनिस्ट भी अच्छा नहीं है, हर ट्रेनर भी अच्छा नहीं है। सो आपको चुनना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपने जिसको चुना या जिसके पास गए उसकी एडवाइस सही है या गलत है। आधे से ज्यादा डॉक्टर्स, आधे से ज्यादा ट्रेनर्स, आधे से ज्यादा डाइटिशियन आपको गलत एडवाइस देंगे, या उनको कुछ नहीं आता, या वो काम चलाओ काम कर रहे हैं, कहीं से पढ़ के सुन के और बता रहे हैं, कहीं से पढ़ के सुन के कोई लिख के टाप के वहां पे छाप दिया कि भाई ये ले लो। डिफरेंट मतलब कैसे क्लियर करें कि ये बंदा सही है, ये बंदा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत दे रहा है? कर ही नहीं सकते जब तक वो पर्सन आपको ये ना समझाए कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये मत खाओ तो क्यों मत खाओ, क्यों मत खाओ। अगर वो आपको लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है और वो लॉजिकल रीजनिंग आपको साइंटिफिक लगती है, तर्क वाली बात लगती है कि हाँ ये सही बात है, ये समझ में आ रही है, तब आप उसे फॉलो करो। बिना मतलब के किसी की कोई भी बात कह देने की और उसको फॉलो करने का कोई महत्व नहीं। और इसीलिए एजुकेशन सर्वोपरि है कि आप अगर बेसिक समझ जाओगे तो आप इस तरीके के डिसीजन ले पाओगे, पहचान पाओगे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। करेक्ट है। तो आपने जब यूट्यूब चैनल बनाया तो उसका थीम तो जो डिसाइड किया वो डॉक्टर एजुकेशन और ये कि मतलब कहीं से अरे मत पूछो, बहुत मुश्किल पड़ी थी उस समय कि नाम क्या रखें। उसमें था यूनिक नाम है। तो नाम क्या रखें, नाम क्या रखने वाला था। सो उस समय ये था कि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन तो आना है, वो था। सो उसमें ये था कि ये भी था कि प्लेन डॉक्टर एजुकेशन भी कई लोगों ने ले रखा था पहले, प्लेन डॉक्टर एजुकेशन के नाम से भी कई चैनल है यूट्यूब पे, बट उसमें फिर हमने ऐड किया कि डॉक्टर एजुकेशन, DR एजुकेशन, सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन, सो दैट ये इनको समझ में आए कि सिर्फ ये नहीं है कि हाँ एक डॉक्टर है जो पढ़ाता है, तो पढ़ाने में तो हम मेडिकल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और मेडिकल भाषा में पढ़ाते हैं जो आम लोगों को, लेमैन को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हमारा जो पढ़ाना था, जो हम जो करना चाह रहे थे, वो बेसिकली जो मेडिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सिंपल भाषा में और सही तरीके से समझाना। ना सिर्फ ये, बल्कि अपने मन की बातें नहीं बता रहे कि भाई हाँ एक डॉक्टर अपने मन से अपना लॉजिक या अपनी कोई व्यूज बताए, अपना ओपिनियन बताए, नहीं, हम कह रहे कि भाई हम एक बहुत ही दुनिया के जाने माने डॉक्टर नहीं है, या हमारा कोई व्यू मैटर नहीं करता कि मुझे ऐसा लगता है तो आप भी और दुनिया के सारे लोग ऐसा करें। कोई भी डॉक्टर है, ज्यादातर डॉक्टर्स जो वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब पे, वो अपने ओपिनियन से बनाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसे देखा है, मेरे हिसाब से। बट ऐसा नहीं चलता दुनिया में। दुनिया में चलता है एक मेडिकल रिकमेंडेशंस जो सालों की रिसर्च के बाद बनती है, और उस चीज पर आप फिर भी भरोसा कर सकते हो। देखिए 100 आने तक, मतलब 100% गारंटीड तो कुछ भी नहीं है। 100% आपको ऐसी चीज पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है कि जो एक बार कह दिया वो कॉन्सेप्ट बदल ही नहीं सकता।
ओवर टाइम मेडिकल के कॉन्सेप्ट बदलते हैं, ओवर टाइम आप ये भी देखते हैं कि पुराने जमाने की जो कही हुई बातें थी वो आज के डेट पे लॉजिकल नहीं है, आज वो हम नहीं अपना सकते, राइट। आज की तड़कती फड़कती धूप में आप धूप में नहीं बैठ सकते। आज के डेट में अगर सारी दुनिया आपको रात को काम करने को बोल रही हो तो आप नहीं सोच सकते कि भाई मैं नहीं रात को नहीं काम करूंगा, फिर आप सर्वाइव कैसे करोगे? फिर आप कई आपके काम धंधे छूट जाएंगे, आपकी जॉब छूट जाएगी, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। सेम वे मेडिकल फील्ड में भी यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, अंडरस्टैंड द मेडिकल रिकमेंडेशन एंड देन अप्लाई इट टू योर सेल्फ एंड योर लाइफ कि हाँ मुझे कितना इस्तेमाल करना है, बट उसके लिए मेडिकल रिकमेंडेशंस को समझना जरूरी है। इसीलिए फिर यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी और उनके दिए गए रिकमेंडेशंस के हिसाब से हमने वीडियोस बनाए। ऐसे फिर सारे वीडियोस सारे बड़े टॉपिक्स पे उनके रिकमेंडेशंस पर ही बने हुए हैं। ठीक है। जैसे आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, आप कहते हैं कि मैंने लोगों के हेल्प के लिए शुरू किया कि मेरे पे डाटा होगा कि भाई तुझे शुगर हुई तो तू ये वीडियो ले ले, या फिर तुझे बीपी हुआ तो ये वीडियो ले, अब क्योंकि सबको नहीं समझा सकते, करेक्ट। लेकिन एक टाइम के बाद तो नंबर गेम आता होगा, एक टाइम के बाद तो समझ आता होगा यार व्यूज का या फिर लाइक्स का ये सिस्टम जाता होगा, तो जाता है ना। इसीलिए तो फिर YouTube पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कम क्यों हो गए, हमने बनाना कम कर दिया। क्यों बनाना कम कर दिया? क्योंकि एक कॉमन टॉपिक्स पे तो लोग वीडियो देखना चाहते हैं। शुगर कैसे कम होती है, बीपी कैसे कम होता है, मोटापा कैसे कम होता है, इन टॉपिक्स पे देखना चाहती है। पर एक रेयर बीमारी के बारे में जब हम वीडियो बनाते हैं तो YouTube का या Instagram का जो एल्गोरिदम है वो उसे सर्कुलेट नहीं करता, लोग उसे देखते नहीं, लोग उसे लाइक नहीं करते। पर कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम रेयर मेरी बीमारी के बारे में बताओ, राइट, ये बीमारी कैसी होती है, वो पहुंच नहीं पा रही है, वो चाहते हैं कि इसके बारे में जानना। हम भी चाहते हैं बनाना, लेकिन जब हम वैसे वीडियोस बनाते हैं तो एल्गोरिदम हमारे चैनल को दबा देता है। एल्गोरिदम चैनल को ही दबा देता है, फिर आगे आने वाले अच्छे वीडियो भी नहीं चलते। तो ऐसे सिचुएशंस में फिर हमें सोचना पड़ता है कि अब हम क्या करें। तो इसीलिए फिर हमने बीच बीच में लाइव सेशन शुरू किए, फिर हमने मेंबरशिप, चैनल मेंबरशिप शुरू किया कि भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पूछना चाहता है कि मेरे सवाल है, मेरी बीमारी के बारे में मैं कैसे जानूं, तो वो मेंबर बने, लाइव पे आए, लाइव पे पूछें, तो हम उसको उसकी बीमारी के बारे में गाइड कर पाएंगे। नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे कंसल्ट करने का ऑप्शन तो है ही। अगर किसी को 1-on-1 हमसे 15 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए, यू कैन कंसल्ट और अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लोग लिटरली अपने दूसरे अस्पताल में अगर पेशेंट एडमिट है, क्रिटिकल है, तो सिर्फ उनकी केस को डिस्कस करने के लिए हमसे कंसल्ट करते हैं। बाहर किसी ने अगर सेकंड ओपिनियन लेना है, आउट ऑफ इंडिया भी है, वहां हमारा यहाँ का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चलता, लेकिन फिर भी वो हमसे कंसल्ट करते हैं कि मुझे ये बीमारी है, क्यों हुई, कैसे हुई। सो मोर देन ट्रीटमेंट दे वांट टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है। सो दैट इज व्हाट वी आर गुड एट, कि हम ये बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि यहां ये कैसे हुआ होगा। अगेन द पॉसिबिलिटी कम्स, हम उसके पॉसिबल रीजन समझाते हैं, ठीक है ना। तो सर जैसे कि अभी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, तो इसका जो आइडिया फॉर्मेट है बनाने का, वो कहाँ से बना? कुछ तो डेवलप किया होगा कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से यूज हो रहा है और इस तरीके से मैं अपनी इसका नॉलेज का या फिर एजुकेशन का ऐड करके सबमिट कर सकता हूँ। देखो ऐसा है ना, इसमें वीडियोस में इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। आपको एक्सपेरिमेंट्स करते रहने पड़ते हैं। आपको ये नहीं समझ में आएगा, पता नहीं चलेगा कौन सी चीज कब चल जाएगी। तो मुझे अभी भी याद है, मेरा यूट्यूब में जो पहला वीडियो 1 मिलियन टच किया था वो था निपा वायरस का, जब वो आया था। अच्छा। एक जमाने पहले निपा वायरस आया था और निपा वायरस वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो 1 मिलियन टच किया था। तो उस वीडियो ने फिर एक बूस्ट दिया था चैनल को। तो ऐसा, जबकि बहुत कॉमन वीडियोस, दूसरे वीडियोस जो एक्चुअल जिसमें बहुत अच्छी नॉलेज है, बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज वाले, उनको उतने व्यूज नहीं आए। तो ये चीज नहीं बोल सकते कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, दैट्स अप टू द एल्गोरिदम। कभी कभी किस्मत की बात होती है। आपका काम है ट्राई करते रहना, वीडियोस बनाते रहना, और हर वीडियो, हाँ, हर वीडियो में नॉलेज सही दो, दैट इज। आपने अपनी नॉलेज को अपनी बॉडी पे कितना अप्लाई किया या अपनी फैमिली के ऊपर? बहुत अप्लाई किया है, बहुत, मतलब कोविड के बाद से तो पूरी फैमिली की डाइट अब चेंज हो गई है। अभी डाइट इन द सेंस की बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जहां पर देखो कई बार क्या होता है, लोग बहुत कई बार मोनोटोनस हो जाते हैं। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे आज ही एक स्टोरी डाली कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं सुबह से कुछ नहीं खाता, सिर्फ फ्रूट खाता हूं, बस जूस पीता हूं, है ना।
और देखो उससे क्या होता है, बॉडी ताकतवर होती है, बॉडी की आपकी तीसरी आंख चौथी आंख खुलती है और आपके सिक्स्थ सेंस बेटर हो जाते हैं और आप जो है जागरूक हो जाते हैं। वहीं पर नीचे कमेंट पड़ा कि भाई यही खाना खा के आओ खेतों में काम करते हैं वो पॉसिबल नहीं है कि भी इंसान जब उसकी एक मेहनत कश जिंदगी है तो उसको कार्ब लोड करना, उसको शुगर लेना जरूरी है। फिर वो चाहे गन्ने का जूस पिए, चाहे रोटी खाए, चाहे चावल खाए, चाहे गुड़ खाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हर इंसान अलग अलग मात्रा में गाड़ी चलाता है, तो अलग अलग मात्रा में उसको पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो ऐसा फिक्स नहीं कर सकते कि सारी दुनिया एक ही तराजू में तोली जाए। तो सेम वे आपको अपनी एक्टिविटी लेवल को देखना है कि अगर आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं और आपको कार्ब की जरूरत है, तो आप पूरे दिन में कार्ब ले सकते हो, सिंपल भी ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो। सिंपल लेते हो तो छोटी छोटी मील्स लेनी पड़ेगी, अगर कॉम्प्लेक्स लेते हो, कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी मील, दो बड़ी मील ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हो, फैट भी ले सकते हो, बैलेंस रख के। लेकिन हमारी जैसी लाइफस्टाइल में जहां पे हमारे केस में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, ज्यादातर हमें हॉस्पिटलों में काम करना होता है, बैठ के काम करना होता है, ज्यादा वॉकिंग होती है, स्टेप काउंट बड़ी मुश्किल पूरे होते हैं, जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता या कम मिलता है, तो हमें अपने कार्ब्स और फैट्स को लिमिट करना जरूरी है। ऐसे ही वर्किंग क्लास को करना जरूरी है कि उनको अपने कार्ब्स और फैट को लिमिट करना है और मिनिमम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से प्रोटीन कंप्लीट करना है। तो एक 80 किलो के इंसान को 60 से 100 किलो के बीच में ऑलमोस्ट सभी आ जाते हैं, तो 60 से 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करना जरूरी है पूरे दिन में। तो अगर आप आदमी 3 मील भी सोचे तो मिनिमम 20 ग्राम प्रोटीन एक मील का लेना चाहिए मिनिमम, और ज्यादा 40 ग्राम, 20 से 40 ग्राम प्रोटीन पर मील लेना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप कॉन्शियसली हर मील में सोचोगे नहीं तो मिलेगा ही नहीं आपको, और कई मील्स छूट जाएंगी। तब रोल आता है सप्लीमेंटेशंस का। तो हमने बस इतना चेंज जरूर किया है कि हर मील में हम कोशिश करते हैं कि 20 से 40 ग्राम प्रोटीन वाली चीज घर में बने, खाए नहीं बने, क्योंकि जो बनेगा वही खाया जाएगा, जो बनेगा वही खाया जाएगा। जब बनना अलग शुरू हो जाएगा, अगर सिर्फ पराठे ही बनते हैं तो पराठे के साथ में आप प्रोटीन कंप्लीट करना हर बार पॉसिबल नहीं होगा। जब पनीर डाल दिया उसमें अलग बात है कभी कभी, बट बनना बड़ा काम है। आपको घर में जो बनता है उसे चेंज करना होगा। क्वांटिटी ऑफ फूड एंड द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ये सबसे बड़ी चीज है जो चेंज करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबसे ज्यादा आपके हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट हैं वो किस बीमारी से या फिर किस चीज से ज्यादा कनेक्ट रहते हैं? हार्ट का हो गया, किसी भी चीज का, मतलब आजकल तो अभी करंट में हाँ करंट वाली प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, सांस की बहुत कॉमन हो गया है। कोरोना के बाद और कोविड के बाद बहुत ज्यादा कॉमनली, खासकर जो मिडिल एज से ऊपर लोग हैं वो सांस की दिक्कतों से बहुत ज्यादा कॉमनली भर्ती हो रहे हैं। किसी को लंग्स में इंफेक्शन हो रहा है, किसी को एलर्जी हो रहा है, किसी को बस खांसी है, किसी को बार बार बुखार हो रहा है, किसी की इम्यूनिटी कम है। और इन सब में बहुत बड़ा रोल आता है उनकी लाइफस्टाइल का, और उससे भी बड़ा रोल आता है उनके प्रोटीन इंटेक का। कहेंगे कैसे, प्रोटीन इंटेक का क्या रोल? तो जनाब एक एग्जांपल देता हूं आपको। जब भी कोई इंसान बीमार होता है या कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाल उड़ जाते हैं, बाल कम हो जाते हैं, कम होते हैं, पूरे नहीं उड़ जाते, थोड़े कम होते हैं। और हर महिला को समझ में आता है कि बाल कम हो रहे हैं, जो फिर उसको उसकी डॉक्टर समझाते हैं कि ये नेचुरल चीज है। जब आपकी बॉडी में इस तरीके का स्ट्रेसफुल टाइम आता है तब आपकी बॉडी अननेसेसरी यूसेज ऑफ प्रोटीन्स, बिकॉज बाल भी प्रोटीन से बनते हैं, वहां यूज करने की जगह आपके ऑर्गन्स को, आपके जो बच्चा बन रहा है उसको ग्रो करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो बाल उड़ जाते हैं, दैट डजंट मीन कि वापस नहीं आते। वो स्टेज होता है टिलोजन एफ्लूवियम कहते हैं उसको। फिर कुछ महीने बाद, 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद वापस आ जाते हैं। वो भी तब आएंगे अगर वो इंसान अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहा हो, अगर वो महिला डाइट में आयरन डेफिशिएंट घूम नहीं रही हो, उसने प्रोटीन इंटेक अपना कंप्लीट कर रखा हो, तो वो जल्दी वापस आएंगे। और ऐसे लोग जो नहीं प्रोटीन अपना कंप्लीट करते, इनके अंदर जो रॉ मटेरियल से बाल बने हैं वो ही नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो शरीर बाल बनाएगा कि घर के अंदर अपने ऑर्गन्स को देखेगा? बाहर की दीवार पे पेंट करोगे, घर के अंदर अपना खाना पीना देखोगे? सेम चीज अप्लाई कर दी यहां पर।
अगर कोई इंसान कोविड के टाइम से बीमार हुआ, उसकी इम्यूनिटी कम हुई, एक खतरनाक बीमारी हुई, कोई भी बड़ी बीमारी हो, और उसके बाद रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए वो अपनी बॉडी में पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, पर्याप्त प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, बेसिक डेफिशिएंसी इतने लोगों में है, आधे से ज्यादा लोगों में चली जा रही है विटामिन डी, बी12, आयरन, डिहाइड्रेशन, स्लीप डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, मसल लॉस बहुत ज्यादा कॉमन है। सो ये एक बड़ा कारण है कि लोग जो है बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और अस्पताल में सबसे ज्यादा कॉमनली लोग आ रहे हैं इसी लो इम्यूनिटी की वजह से, छोटी छोटी बीमारियों को लेके, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उनको भर्ती कर लेते हैं, बड़े बड़े टेस्ट करते हैं, बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स लगाते हैं, और उनकी लिवर किडनी और खराब होती है। तो क्या कर सकते हैं आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल को सही करिए, तो आप कम बीमार पड़ेंगे, अस्पताल में कम आएंगे, और अगर आना भी पड़ता है तो आपका हक बनता है कि अपनी बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर से 4 सवाल तो जरूर करिए। सर जैसे कि आप हॉस्पिटल सर्जरी वगैरह तो करते होंगे? नहीं, मैं फिजिशियन हूँ, सर्जरी नहीं करता। अच्छा, फिजिशियन हो। तो किस टाइप का, मतलब कैसा रहता है, मुझे थोड़ा समझाओ, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। देखो, हॉस्पिटल में हमारा जो मेन काम है ये नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट के जैसे है। तो नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हम हार्ट के सबके चेकअप करते हैं, इको कार्डियोग्राफीज करते हैं। तो हार्ट के इकोज जो होते हैं, हार्ट की सोनोग्राफी होती है, हार्ट आपका सही काम कर रहा है कि नहीं, आपका ईसीजी, इको, हार्ट की पंपिंग, हार्ट के वेल्व्स में लीकेज तो नहीं है, और आप दौड़ने में आपको सांस तो नहीं फूल रहा, तो हार्ट आपका फिट है कि नहीं। आप अगर सांस फूल रहा है, आपका कोई पेशेंट भर्ती हो गया तो वो सांस लंग्स के वजह से फूल रहा है, उसका हार्ट फिट है कि नहीं, तो हम देखेंगे जाके कि हार्ट फिट है कि नहीं। अगर उसके हार्ट में हमको लग रहा है अटैक चल रहा है, कोई डैमेज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको फिर हम सर्जरी के लिए भेजेंगे कि इसकी एंजियोग्राफी करनी चाहिए, इसकी प्लास्टिक करनी चाहिए, इसको वो करनी चाहिए। वो करेगा एक इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, वो एक अलग कार्डियोलॉजिस्ट होता है। नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट अलग होता है। बाईपास सर्जरी करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट अलग होता है, वो सर्जन होता है, कार्डियक सर्जन अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा है। कार्डियो वेट लॉस के लिए लोग करते हैं, तो उसका लॉजिक क्या है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डिपेंड करता है। कार्डियो वेट लॉस के लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा इसलिए हो जाता है कई बार कि आपने कई लोगों को देखा होगा जो लोग फास्टिंग करते हैं, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, या खाना नहीं खाते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं। टेक्निकली वो अपनी बॉडी के अंदर टोटल कैलोरीज कम डाल रहे हैं। ठीक है, एक कैलोरी रिक्वायरमेंट सब एक इंसान की मान लीजिए 2000 कैलोरी, वो कम करके किसी एक इंसान ने 1500 कर दिया, एक इंसान ने 1000 कर दिया कि भाई मेरी 1000 कैलोरी है। अब उसके ऊपर जब आप कार्डियो करते हो तो उस कम कैलोरी के साथ आप 200-400 कैलोरी और बर्न कर रहे हो। बहुत ज्यादा कार्डियो करोगे तो 400, एक नॉर्मल 1 आध घंटा करोगे तो 200 कैलोरी 250 कैलोरी बर्न कर रहे हो। तो वो 200-250 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपके शरीर के अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बॉडी जो है आपके फैट को यूज करेगी, लेकिन साथ में प्रोटीन को भी यूज करेगी, सिर्फ फैट नहीं यूज होता। सो बहुत लो कैलोरी पर सिर्फ कार्डियो करने से आपका मसल लॉस ज्यादा होगा। और अगर इसके साथ आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा दे और मसल एक्सरसाइज बढ़ा दे तो कुछ मसल्स को आप सेव कर पाओगे, पर हर मसल को नहीं सेव कर पाओगे। बिकॉज शरीर क्या करता है, जिस मसल की डिमांड होती है, जिस पे एक्सरसाइज होती है, उसको तो ये सेव कर लेता है, या रादर उसको ग्रो करने की कोशिश करता है। कैलोरी डेफिसिट डाइट पे भी कोशिश करता है, चाहे हो ना हो। और जो दूसरी मसल है आप नहीं यूज कर रहे, आप लेग्स नहीं कर रहे तो लेग्स पतले हो जाएंगे, आप एब्स नहीं कर रहे तो एब्स पतले हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से उसको अमाइनो एसिड चाहिए उस मसल को ग्रो करने के लिए, आप खाओ या वो कहीं से निकाल लेगा। सो बॉडी अपने आप में यूज करती है। इसीलिए जो कई सारे लोग आपने देखे होंगे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रमोट करते हैं, वो बहुत ज्यादा पतले हो गए, इतनी मसल लॉस हो गई, इतनी मसल लॉस हो गई कि बहुत थिन लगने लग गए। अब उनको लगता है अरे हम तो इतने पतले हैं, इतने पतले हो गए, अब वो मसल बिल्डिंग में लगे हैं, अब वो मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं। जबकि वो एस्पेक्ट गलत नहीं है, कार्डियो करना गलत नहीं है, किसी भी चीज को हद से ज्यादा करना गलत। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपका सबसे बड़ी कमाई आपकी मसल है, आपका शरीर आपके लिए सबसे बड़ी कमाई है। और शरीर आपका बना है, अगर पानी है 60% तो उसको चलाने वाली चीज है मसल मास। तो लीन मसल मास आपकी जितनी होगी, जितनी भी आपकी लीन मसल मास होगी, उतनी ज्यादा हेल्दी, उतनी ज्यादा लंबी आपकी लाइफ होगी।
तो लीन मसल मास आपको मेंटेन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कार्डियो इज अ पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज 1-1.5 घंटे की होनी चाहिए पूरे हफ्ते में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, पर मसल बिल्डिंग के लिए वो बहुत कम काम करता है। मसल बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए। आप करते हो ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल। किस टाइम करते हो? टाइम अलग से कैसे निकालते हो? नहीं, मेरे पास टाइम कम होता है, हाँ। लेकिन मैं अपना घर पे जिम बना रखा है हमने, और हमारा ऐसा होता है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन या 1 दिन, या कुछ नहीं भी मिला तो बच्चों के साथ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, अभी तो गर्मी चल रही है तो अभी स्विमिंग चल रहा है, तो स्विमिंग चलते हैं। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आप स्विमिंग में अगर लैप्स करते हो तो दैट बिकम्स लाइक अ बॉडी वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट। फास्ट करते हो तो बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में, या खासकर अगर आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो, जिसकी बॉडी अलाउ नहीं करती, मेरे से नहीं होता, तो स्विमिंग करो। स्विमिंग इज अ वेरी गुड वर्कआउट। जो लोग को घुटनों में प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो भी स्विमिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम इंडिया में है, बुजुर्ग लोग नहीं जाते, बल्कि जाना सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है मिडिल एज के बाद आपको स्विमिंग करना, आपके बॉडी जॉइंट्स वहां चलने, आपके शरीर में मसल्स रिलैक्स होना, और उनको ऐसे ही आधा घंटा दूसरी तीसरी वर्कआउट करनी चाहिए। 20-25 मिनट साइकिल करो, 20-25 मिनट वॉक करो, 20-25 मिनट स्विमिंग करो, है ना, थोड़ा योगा करो, बेड एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, तो उनका पूरे दिन की बहुत बड़ी वर्कआउट हो जाती है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, और ओवर टाइम विथ माय हिस्ट्री मैंने अपने मेरी लोअर बॉडी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो लोअर बॉडी की जगह अप, और प्लस हाइट ज्यादा की वजह से अपर बॉडी को आपको अच्छा बनाना जरूरी है। तो मैं ज्यादा काम अपनी अपर बॉडी पे करता हूँ, और उसमें भी मैंने बहुत सालों से, बचपन से जब हम एक्सरसाइज करते थे, नॉलेज था नहीं था, चेस्ट बहुत कर रखी है, तो चेस्ट की एक्सरसाइज बहुत अभी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। चेस्ट को हम मेंटेन करते हैं, शोल्डर्स, बैक और ट्रैप्स और ऐसी एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं ताकि जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड रहें। लेकिन जैसे कि आपने कहा है कि किसी भी एक्सरसाइज, किसी मसल की एक्सरसाइज नहीं करते, हम ज्यादा किसी और की कर रहे होते हैं, तो उसमें मसल मतलब लॉस होता है। तो बिल्कुल होता है। हाँ। उसी को तो स्कल्पटिंग बोलते हैं। हाँ। हम स्कल्पटिंग क्यों करते हैं? आपने आर्नल्ड को अगर अच्छे से स्टडी किया, आर्नल्ड क्या करते थे कि वो आपकी, अगर आपके लैट्स हैं, लैट्स के अगर फ्रंट डेल्ट्स, लैटरल और रेयर डेल्ट्स, वो तीनों में अगर एक का साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो उसको छोटा किया जा सकता है, और पीछे वाले का साइज बड़ा किया जा सकता है। उसको टाइम लगता है। उस मसल को एक्सरसाइज का वॉल्यूम आप कम देंगे तो वो ओवर टाइम साइज कम होगा। वो दूसरी मसल को एक्सरसाइज का वॉल्यूम ज्यादा देंगे तो उसका साइज बढ़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने अपनी लोअर चेस्ट ज्यादा डेवलप कर लिया और अपर चेस्ट डेवलप नहीं हुई। सेम केस मेरा है। तो हमने बचपन से बहुत ज्यादा लोअर चेस्ट डेवलप कर ली। अब जब भी हम चेस्ट की वर्कआउट करते हैं, सारा लोड लोअर चेस्ट उठा लेता है, लोअर फाइबर्स सारे उठा, अपर फाइबर्स पे कुछ लोड ही नहीं आता। इसीलिए हमको लोअर चेस्ट करना बंद करना पड़ा कि लोअर चेस्ट करेंगे ही नहीं, तब जाके अपर चेस्ट कंपीट कर पाएगी, उसके साथ कनेक्ट हो पाएगी। इसलिए इंक्लाइन चेस्ट पर ही कर रहे, जब तक आपको वो बैलेंस फील नहीं होता कि अब बैलेंस हो गया है। क्योंकि आप जब चेस्ट की, अपर चेस्ट पे भी आप काम करोगे, इंक्लाइन पे भी करोगे, तो एक लेवल पे लोअर चेस्ट फिर भी एक्टिवेट होती है। बात समझे? तो इसीलिए ऐसा नहीं मैं कह रहा कि उसको थोड़ा भी वर्कआउट नहीं देना है, उसको वॉल्यूम कम देना है। ठीक है, तब आप इम्बैलेंस को ठीक कर पाओगे। जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी मेडिकल की, उस समय भी ट्रेनिंग करते थे? हाँ, उस समय ही तो गलतियां करते थे। उस समय ही तो गलतियां करते थे। उस समय ये नहीं पता था, या इस तरह सोचा नहीं था कभी। ये तो फिर 15 साल पुरानी बात हो गई। 15 साल पुरानी बातें, 15 साल पहले जो नॉलेज लेवल था वो बहुत प्रिमिटिव था, और उस समय एक्सरसाइजेस भी प्रिमिटिव होती थी। उस समय हम एक्सरसाइज के नाम पे लोग सिर्फ कर्ल्स करते थे, बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप कर्ल्स और चेस्ट पुशअप्स। पुलअप लगते नहीं थे, बड़ी मस्त बड़ा साइज है, 100 किलो का पुलअप होते नहीं, तो पुलअप करते नहीं थे, और घर पे मशीन में वो वाला था नहीं कुछ हिसाब किताब। तो बैक मसल कम डेवलप्ड, इसलिए बैक पे ज्यादा काम करते हैं, और लेग्स पे काम हो जाता था, बिकॉज जितना आपका वेट होता है लेग्स आपके हैवी हो जाते हैं। तो हम बचपन से खेलते आए बास्केटबॉल और ये वो, तो फिर लेग्स की मसल्स की साइज अपने आप बड़ी हो जाती है। कई बार आपको जरूरत नहीं पड़ती उतना लेग्स की, बट लेग्स हमने करे भी बहुत है,
तो लेग्स पे उतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से हर इंसान की फिजिक अलग होती है और उस पर अलग तरीके का प्लान बना के देना जरूरी होता है कि उसकी डेफिशिएंसीज बेटर हो। आपने कभी स्पोर्ट्स में ट्राई नहीं किया? इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, हाइट वाइट अच्छी है। नहीं, स्पोर्ट्स में ट्राई नहीं किया, मतलब ऐसे खेलते हैं बट प्रोफेशनली जाके कभी ट्राई नहीं किया। सो आई प्लेड एवरी स्पोर्ट, जितने स्पोर्ट्स खेल सकते हैं सारे ट्राई किए, सब में अच्छे थे, खेलने की कोशिश की, कुछ में अच्छे, बहुत अच्छे थे, राइट। और अभी भी क्रिकेट विकेट खेल लेते हैं बीच में कभी कभी जब आईएमए के हो जाते हैं, बल्कि मैं वेट करता हूँ। मैंने आईएमए ज्वाइन ही इसलिए किया था कि भाई वहां पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो अपना गाजियाबाद वाला, तो उसमें भी एक हमारे वेस्ट गाजियाबाद में स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते रहते हैं। तो मैं चेंज करके वहां गया कि भाई स्पोर्ट्स के इवेंट होने चाहिए और मुझे केवल स्पोर्ट्स के लिए ही आना है। वहां गया, बाकी सबके लिए आना होगा, आएंगे आएंगे, बट देन वहां क्या होता है, बाकी सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं, पर यू हैव टू चूज कि आप अपना टाइम कहाँ दोगे। सो आज भी अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, सो आई एम फर्स्ट टू गो कि भाई स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आ जाओ, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, विल प्ले, कुछ भी खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे की डाइट, आप जैसे आपके बच्चे हैं तो कैसे स्टार्ट करें उनकी डाइट? मतलब हम तो चलो खा लेंगे, हमें तो अंडरस्टैंडिंग है, चलो बीमारी है कुछ भी है, उनका कैसे स्टार्ट करें अच्छी हेल्दी डाइट? देखो, बच्चे के लिए कार्ब्स बहुत जरूरी हैं और फैट सबसे जरूरी है। छोटा बच्चा 5 साल की उम्र से पहले उनके लिए हेल्दी फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो प्रॉब्लम आता है कि अगर वो कार्ब्स और फैट्स अगर वो खाना कम खाते हैं तो वहां पे भी प्रॉब्लम आपका ना, लेट मी सी, हाँ, बच्चे के लिए जहां से एक कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन होना जरूरी है, पर उनके लिए कार्ब्स और फैट्स बहुत जरूरी है और उनके लिए प्रोटीन की मात्रा भी जरूरी है। क्योंकि बच्चों में इश्यू क्या आ रहा है, आजकल प्रोसेस्ड फूड के ऑप्शन बहुत आ गए हैं। प्रॉब्लम नहीं है कि वो ट्राई ही नहीं कर सकते, कभी बिस्किट नहीं खाना है, कभी बर्गर नहीं खाना है, कभी फ्राइज नहीं खाना है, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि वो एक ऑप्शन होना चाहिए, वो एक पार्ट होना चाहिए एक बैलेंस्ड डाइट का। बच्चों की डाइट में अगर प्रोटीन रिच फूड नहीं होगा तो बच्चों की भी मसल ग्रोथ नहीं होगी। प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए बच्चों के लिए, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, उनके लिए दाल, उनके लिए बहुत जरूरी है दाल से बनी हुई चीजें। अगर वो अंडे खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, तो वो उनके लिए रेगुलरली आना जरूरी है। तो कोई ना कोई प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए। यहां तक कि आप छोटे बच्चों के सीरियल्स को भी देखोगे जो बच्चों को पिलाते हैं, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे जो पीते हैं सेरेलैक को भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी सोय प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन पाउडर डाला होता है प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए। तो वहां पर हमें 100% गारंटीड नहीं होता कि वो ओरिजिनल है, वो अच्छी क्वालिटी का है, वे या सोय या नहीं। तो हमारे इवन जो एडल्ट्स लेते हैं वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, वो भी छोटे बच्चे ले सकते, लेकिन तब अगर वो नेचुरली अपना प्रोटीन नहीं कंप्लीट कर रहे। तो सर, इन फिजिकल एक्टिविटी के साथ साइकोलॉजिकल डील कैसे करते हैं? जैसे कि अभी आप कह रहे हो कि थोड़े पहले आपने कहा कि मैं रात को भी एडिट कर लेता हूँ टाइम निकाल के, तो कैसे डील कर रहे हो? मतलब नींद भी पूरी नहीं हो रही या फिर हो रही है, तो कैसे कर रहे हो उन सबको? देखो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है दुनिया में जिसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ना हो, सबको है किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी कारण से स्ट्रेस सबको है। और कभी ना कभी नींद कॉम्प्रोमाइज कर देता है वो भी, हर इंसान कोई ना कोई कारण से, कभी जॉब से, कभी स्ट्रेस से, कभी टेंशन से, कभी कोई बहाना बन जाता है, कभी झगड़ा, कभी बच्चे, कभी कुछ। सो ऐसे हम भी नहीं है कि भाई नहीं होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है, बट यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। अगर आपका शरीर नींद मांग रहा है तो उस समय इवन आप कुछ टाइम की झपकी ले लो। आपकी नॉर्मल इंसान की ना नींद की जो एक साइकिल होती है 45 मिनट्स, 1.5 घंटे की होती है। छोटे बच्चे की होती है 45 मिनट्स की, बड़ों की होती है 1.5 घंटे की। तो अगर आप 1.5 घंटा भी सो जाते हो तो एक साइकिल अच्छे से कंप्लीट करते हो। तो अगर आपकी बॉडी कह रही है बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, तो सो जाओ, कोई बात नहीं, जो भी काम है वो बाद में किया जाएगा। या अगर रात को काम पड़ गया, हमें तो हॉस्पिटल से कॉल आ गया, रहना पड़ गया हॉस्पिटल में, तो कुछ नहीं कर सकते, रहना पड़ेगा, काम ही ऐसा है, और डॉक्टरों को भागना पड़ता है। तो फिर हमें अगले दिन कई बार सर में दर्द होता है, कई बार लगता है कि एक नैप ले ले, तो कई बार हमें एक आध दिन पूरा लेना पड़ जाता है अपनी जो स्लीप डेप्थ बन गया है उसे कंप्लीट करने के लिए। और ये हर इंसान के जिंदगी में कभी ना कभी होता है कि
नींद की कमी से एक स्लीप डेप्थ बन गया है, और स्लीप डेप्थ पूरा करना जरूरी है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना जरूरी है। और नहीं तो क्या होगा, बॉडी में एक तरीके की बेचैनी महसूस होगी, आपको अनइजीनेस महसूस होगी, अलग अलग सिम्टम्स महसूस होंगे, घबराहट होगी, पाल्पिटेशन होगी, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, और फिर आगे कई प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी की हार्ट रेट, किसी का बीपी, किसी के कुछ, किसी के कुछ। तो इसको क्रोनिकली चलाना अच्छा नहीं। देखो शरीर है, ऊपर नीचे होता रहता है, पर रेस्ट भी बहुत जरूरी है, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन रेस्ट। तो हम भी वही करते हैं, जब ऐसा लगता है कि एक दिन खराब चला गया, अगले दिन पूरा दिन रेस्ट हो जाता है, किसी दिन हॉस्पिटल स्किप कर लेते हैं, किसी दिन छुट्टी ले लेते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ ओवर एनीथिंग। आप हॉस्पिटल जाते हो या जैसे हैक्टिक शेड्यूल है, प्रोटीन कैसे कंप्लीट करते हो? प्रोटीन में ज्यादातर डाइट से करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि दिन में 1 स्कूप वे प्रोटीन तो मैं लेता ही हूँ, 1 स्कूप या कभी कभी 2 स्कूप। और मिल्क मेरा एक बहुत अच्छा साथी है, दूध मैं लेता ही हूँ, और दूध जिसको पचता है वो लेना उसको चाहिए भी। तो डबल टोन मिल्क मैं अराउंड 1 लीटर रोज का लेता हूँ, तो 1 लीटर दूध से ही 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है उससे, प्लस उसमें 1 स्कूप वे प्रोटीन हमारा अलग से डलता है, तो वो भी हमारा 25 ग्राम प्रोटीन वहां से आ जाता है। अंडे मैं रोज खाता हूँ, अंडे में सुबह मॉर्निंग का नाश्ता मेरा हर रोज का 3 से 4 होल एग्स होते हैं, तो 3 अंडे भी खा लेते हैं, तो 4 अंडे खा लेते हैं, तो उससे अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। फिर दिन भर में या तो पनीर हो जाता है, या चिकन हो जाता है, या कोई हाई प्रोटीन सोया चंक्स हो जाते हैं, दाल हो जाती है। सो मैं ज्यादातर केवल हाई प्रोटीन फूड ही खाता हूँ, मैं कार्ब्स बहुत कम खाता हूँ। कार्ब्स में खाता हूं अगर मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है ज्यादा, तो अगर कोई गेम खेलना है, कोई एक्सरसाइज करना है, कुछ करना है, मैं तब ज्यादा कार्ब्स खाता हूं, वरना मैं ज्यादा प्रिडोमिनेंटली मेरी डाइट का मोर देन 50% हाई प्रोटीन फूड होता है। तो इस तरह से मैं अपने कार्ब्स पूरे करता हूं, और ऐसे ही फिर घर पे खाना भी ऐसे ही बनता है, सबको ऐसा ही मिलता है। बच्चों के लिए बनते पराठे, बच्चों के लिए पराठा बनता है, तो उसमें से हम 1 आध पीस खा लेते हैं। अच्छा, बस। ऐसी बहुत सारे फीमेल एंड मेल हैं जिनको दूध मना करते हैं डॉक्टर्स ना, और वो नॉन वेज भी नहीं है। इट डजंट मैटर। हाँ ठीक है। प्रोटीन कैसे कंप्लीट करें वो तो? देखो, और काउंट भी करना नहीं चाहता, सही बात बताऊं तो मैं नॉर्मली फिर लोगों को यही बोलता हूँ, काउंट करने की उतनी जरूरत नहीं है, मैं भी काउंट नहीं करता, बस इतना जरूर देखता हूं कि अगर खाने के आपको 10 ऑप्शन मिल रहे हैं, और है भी आपके घर में, बनाने वाले के पास सुबह वही होता है, क्या खाओगे सवाल होता ही है, और आपके दिमाग में आता है कि भाई क्या बोलूं रोज, है ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो, जो मर्जी बना दो, जो मर्जी। तो वहां पर ही सबसे बड़ा सवाल आता है क्या खाओगे में। आप अगर वीगन हो, आप दूध नहीं लेते, आप नॉनवेज नहीं लेते, तब भी आप 10 हाई प्रोटीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, है ना। आप दाल का चीला बना सकते हो, कोई भी आप अगर कोई साउथ इंडियन उपमा बनाते हो, उसमें आप दाल और उन चीजों को, दही को इस्तेमाल कर सकते हो। दही नहीं खाते हो अगर, तो सोया चंक, सोयाबीन, या किसी भी प्रकार के हाई प्रोटीन फूड, टोफू हो गया, ऐसी फूड्स को लेके कुछ बना सकते हो आप। अगर आपके पास में वीगन ऑप्शंस की बात करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि आप प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए आपको उसके साथ कार्ब्स डबल लेने पड़ जाते हैं, कई बार ट्रिपल लेने पड़ जाते हैं। प्रोटीन जितना ले रहे हो उससे 2 से 3 गुना कार्ब्स आपके शरीर में जाएंगे। उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। कई लोग उस चीज को बैलेंस करने के लिए फिर फैट बर्नर्स खाते हैं, अपनी हार्ट रेट बढ़ाते हैं, वो गलत एस्पेक्ट है, वो अच्छा नहीं है। रादर देन दैट फिर आप अपने कार्ब्स को कम करो, क्योंकि 1 घंटा एग्रेसिव एक्सरसाइज करके भी आप 200 से 300 कैलोरीज ही बर्न करते हो, मुश्किल से 2 से 3 रोटी, और अलग से फैट बर्नर लेने से भी उतना ही इफेक्ट पड़ रहा है, उससे कम, बल्कि उससे भी कम। तो उतने की जगह सिर्फ 2 रोटी कम खानी है, तो वो काम आपका हो जाएगा। बाकी बचता है कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, वो आप लीजिए। तो ये नॉलेज बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो फैट बर्नर्स मैं नहीं रेकमेंड करता, अनलेस एंड अल्टिल कोई बहुत ही जरूरी है कि बहुत अर्जेंट फोटोशूट है, कोई मॉडल है, कोई प्रोफेशनल एथलीट है और उसका स्टेज पे जाना है और उसको बहुत जल्दी तुरंत फैट बर्न करने की जरूरत है और वो रिस्क लेने को तैयार है, तब, बिकॉज फैट बर्नर्स आर नॉट सेफ, दे आर रिस्की। कैफीन इज ओके, कैफीन इज नॉट रियली अ फैट बर्नर, ऑल्दो इट इज रियली अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फैट बर्नर्स। जो एग्रेसिव फैट बर्नर्स हैं वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं,
लोग क्लेनब्यूट्रॉल लेते हैं, एफिड्रा लेते हैं, उल्टे सीधे लेते हैं, बहुत डेंजरस हो सकते हैं। ये ग्रीन टी फैट बर्नर काम कैसे करता है? ग्रीन टी फैट बर्नर नहीं है। नहीं, ग्रीन टी और फैट बर्नर काम कैसे करते हैं? मतलब क्या लोग लेते हैं फैट लॉस? ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है। हाँ, चाय, कॉफी, ग्रीन टी सबके अंदर कैफीन होता है। ग्रीन टी में तो सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है कॉफी में। ठीक है, ठीक है। और इसीलिए कॉफी को प्री वर्कआउट से लिया जाता है। ग्रीन टी के अंदर कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ग्रीन टी के अंदर कैलोरीज नहीं होती अगर वो आप बिना चीनी के लेते हैं, केवल पानी और ये है। तो लोग क्या कंपेयर करते हैं कि अगर आपने एक कप चाय ली जिसमें चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, दूध डाला, तो उसमें एक कैलोरी बन जाती है, कैलोरी डेंस हो जाता है, वो 100 कैलोरी वहीं हो जाएगी, 100, 150, 200 कैलोरी हो जाएगी। और वहीं आपने ग्रीन टी ली जिसमें केवल पानी है, गर्म पानी और ग्रीन टी डाल दी, बस कुछ और नहीं डाला, चाहिए तो किसी ने उसमें स्टीविया डाल दिया थोड़ा सा। तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वैसे ही आपकी 200 कैलोरी कम हो गई। तो आप जो फैट बर्नर लेके 200 कैलोरी कम कर रहे थे, 100-200 कैलोरी, या 1 घंटा चल के 200 कैलोरी कम कर रहे थे, आपने ग्रीन टी से कर दिए। तो ये एक्चुअली में ग्रीन टी ने कुछ नहीं किया उसमें, समझे? एक्चुअली में आपका, क्योंकि आपने कुछ चीजें नहीं खाई इसलिए हो गया। तो उसकी जगह ग्रीन टी नहीं भी लेते और चाय छोड़ देते तब भी हो जाता, उसकी जगह ब्लैक टी ले लेते तब भी हो जाता। तो आपको वो नॉलेज होना चाहिए कि कोई चीज काम कर रही है तो उसका रीजन क्या हो सकता है। ग्रीन टी फैट बर्न नहीं करता, लेकिन ग्रीन टी लेने से आप हो सकता है थोड़ा फैट कम महसूस करे, वजन कम महसूस करे इनडायरेक्टली। फैट बर्नर काम कैसे करते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ थर्मोजेनिक फैट बर्नर होते हैं जो बॉडी के अंदर हीट जनरेशन बढ़ा देते हैं। जब हीट जनरेट होती है तो शरीर का मेटाबॉलिक, बिकॉज हीट जनरेशन कैसे होगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस से होगी। तो एक तरफ पानी इवेपोरेट होता है, वाटर लॉस होने से वेट बर्न होता है, एक तरफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बढ़ने से आपका थोड़ा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, उससे भी फैट बर्निंग बढ़ जाता है। तो एक मेटाबॉलिक थर्मोजेनिक होते हैं, कुछ और होते हैं जो आपकी भूख कम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कैफीन है, कैफीन आपकी हार्ट रेट बढ़ाता है। कैफीन थर्मोजेनिक भी है, हल्का सा हार्ट रेट बढ़ाता है। कुछ लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं वेट कम करने के लिए, वो भी आपकी मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, आपकी ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को बढ़ाता है। जब भी आपकी हार्ट रेट थोड़ी ज्यादा बढ़ती है, किसी की हार्ट रेट अगर 60 है और किसी की हार्ट रेट 100 है, तो 100 वाले को ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो ज्यादा बर्न करेगा। तो एक तरीके से हार्ट रेट ज्यादा रहनी वेट लॉस के लिए अच्छी है। इसलिए जो स्ट्रेस लेता है, जो टेंशन लेता है, 24 घंटे टेंशन में रहता है, उसका वेट भी नहीं बढ़ता। वो बोलता है मेरा वजन ही नहीं बढ़ा, वजन ही नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। पर वो उसके ओवरऑल हेल्थ के लिए सही नहीं है, बिकॉज वो लगातार हार्ट रेट बढ़ने से उसकी मसल लॉस भी होती है, उसकी बॉडी पे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, दूसरे अच्छे हार्मोन्स कम होते हैं, हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है, आर्टरीज पे जोर पड़ता है। तो हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आप कार्डियो करो, अपनी हार्ट रेट को 100 के ऊपर लेके जाओ, 130, 140 पे लेके जाओ कुछ टाइम के लिए, वो आपके लिए हेल्दी है। वहीं अगर आप दवाइयों से, फैट बर्नर से या किसी और तरीके से अपनी हार्ट रेट को 100 के ऊपर 24 घंटे लगते हो, तो वो आपके लिए एक रिस्की टाइम हो जाता है। उसको लगातार कई महीने, साल लेने से आपको प्रॉब्लम होगी। सो इसीलिए नेचुरली चीजें करने का भी ऑप्शन है। नेचुरली हार्ट रेट बढ़ाने के ऑप्शन है, नेचुरली हार्ट रेट कम करने के ऑप्शन है, नेचुरली बीपी कम करने का ऑप्शन है, बीपी बढ़ाने के ऑप्शन है, शुगर कम करने का ऑप्शन है, शुगर बढ़ाने के ऑप्शन है। आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। सर ये जो प्री वर्कआउट है जो जिम बॉयज लेते हैं या और भी लोग लेते हैं, आजकल तो हर कोई लेने लगा, तो कितना सेफ है ये? मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखें तो देखिए, प्री वर्कआउट अपने आप में कोई चीज नहीं होती, फ्रैंकली उसके इंग्रेडिएंट्स पे बात होती है। तो कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं सर प्री वर्कआउट ल्यू क्या? प्री वर्कआउट तो मेरा अगर तो स्टूडेंट है तो फिर हम कहते हैं पहले उसकी फोटो भेजो पीछे की इंग्रेडिएंट की, क्या है कि इंग्रेडिएंट क्या है उसके अंदर, किस मात्रा में है, तब बता सकते हैं कि वो सही है, गलत है, वो सेफ। हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो अननेसेसरली हार्श हो, जो रिस्की हो, जिसके साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में हार्ट रेट बढ़ जाना, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाना, हार्ट फेल हो जाने के केसेस एसोसिएटेड हो। इस मामले में 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो एब्सोल्युटली सेफ है। कैफीन है जो सेफ है, सिट्रुलिन है सेफ है, आर्जिनिन है सेफ है, बीटा एलेनिन है सेफ है। तो ऐसी चीजें सेफ है जिसको एक लेवल पे अगर कोई प्री वर्कआउट में डाल के लेता है तो वो सेफ है। फिर कुछ बेरीज के एक्सट्रैक्ट्स है वो सेफ है। जो डेंजरस है वो है एफिड्रा। एफिड्रा बहुत डेंजरस चीज है। एफिड्रा जैसे कंटेंट्स नहीं लेना चाहिए।
कोई भी एफिड्रिन, एफिड्रा जैसी लिखी हुई चीज या उसके साथ के एसोसिएटेड नाम यूज कर लेते हैं कई बार लोग, तो आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सेफ है कौन सा नहीं। और कोई भी क्लेंब्यूटरॉल जैसी चीज वो है, वो सेफ नहीं है। हेयर लॉस होने पे लोग कहते हैं आंवला यूज करो, काम करता है? हेलो सोना, हेयर लॉस होने पे लोग कहते हैं कि आंवला यूज करो। आंवला खाने को या लगाने को? लगाने को। देखो, नॉर्मली इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक लॉजिक होता है। आंवला या उसके अंदर कई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, विटामिन है, विटामिन सी है, लेकिन ये नुकसान भी कर सकता है सर पे लगाने से। तो ऐसा नहीं है कि वो बालों में, ऐसे आप नींबू लगा लोगे बालों में या आंवला लगा लोगे बालों में तो आपके बाल जो है बहुत ज्यादा घने हो ही जाएंगे। कई लोगों को जलन होने लगेगी, एलर्जी होने लगेगी, कई लोगों के वहां अगर कोई, मान लीजिए किसी को डर्मेटाइटिस है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, तो उसकी एलर्जी बढ़ जाएगी, तो वो सेफ नहीं है। मगर जहां पर भी आप कोई चीज लगाते हैं, कोई ऐसी इरिटेंट चीज लगाते हैं, तो वहां पे हल्का सा इन्फ्लामेशन होता है। मतलब एक प्रोसेस बता रहा हूं, बाकी और प्रोसेसेस पे आप रिसर्च कर सकते हो कि भाई आंवला के अंदर ये केमिकल है, वो है, वो क्या करता है। परसेंट टू परसेंट पे, परसेंट टू परसेंट और रिसर्च टू रिसर्च आप बात कर सकते हो। मैं एक प्रोसेस बता सकता हूं आपको कि आंवला या इसी तरीके के किसी भी एसिडिक चीज को आप अगर अपने स्किन पे लगाओगे तो वो स्किन पर, बाल पर इन्फ्लामेशन यानी हल्की मात्रा पे लालपन आएगा, एलर्जिक थोड़ा सा रिएक्शन या कह लो इन्फ्लामेशन होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ना थोड़ा ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और यही लॉजिक होता है मिनॉक्सिडिल वाली दवा का या डर्मारोरल वाली चीजों का। तो वहां ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम है या ब्लड के अंदर आपके प्रोटीन, अमीनो एसिड, आयरन, विटामिन नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है। जब तक आप ये नहीं पता करोगे तो सिर्फ ब्लड फ्लो बढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। समझे आप? सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आंख बंद करके जो देखा वो ट्राई करते रहो। इवैल्यूएट करो कि आपके अंदर कमी क्या है, बाल क्यों जा रहे हैं। अगर सारी कमी होने के बाद में आप ट्राई करना चाहते हो, आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। सर, लोग कहते हैं कि पानी ना बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके पियोगे तो जॉइंट्स बेकार हो जाएंगे आपके। तो क्या, कितना लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक नहीं है। ये तो भाई लोग सदियों से ऐसी कई तरीके की बातें करते आए हैं। लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए, राइट से खाना चाहिए, और इस तरफ मुंडी करके नहीं सोना चाहिए, उस तरफ करके नहीं सोना चाहिए। आई मीन ये क्या होता है, जब हमें कोई एक लॉजिकल चीज समझ में आती है तब हम उसके तरीके से सोचने लग जाते हैं। जैसे लोगों को समझ में आया कि शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है, तभी उसमें ईसीजी होता है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी होती है। तो अगर आप फोन को हार्ट के पास रख दोगे तो वो फोन की इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हार्ट की इलेक्ट्रिकल सिग्नल में गड़बड़ आ सकती है। तो आप फोन यहां रखोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ, ये सुना है। तो ऐसे बोल देने से नहीं हो जाएगा ना, ऐसे बोल देने से तो नहीं हो जाएगा। अब आपके खून के अंदर, आपके हीमोग्लोबिन में आयरन है, तो टेक्निकली तो जब आप एमआरआई मशीन पे जाते हो, आप फट जाने चाहिए थे, आपने फट जाना चाहिए था, खून खून हो जाना चाहिए था। वैसे ही लोग कहते हैं क्योंकि अर्थ का एक इलेक्ट्रिकल पोल है, तो मैग्नेटिक पोल के हिसाब से आप इस तरफ सर करके सोओगे तो आप जो आपका जो पुल है वो सारा खून जो है पैर पे ले जाएगा, आपका दिमाग चलेगा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो कि एक सोचने वाली बात है कि भाई इसमें कितने पावर है कितने नहीं, वो उस तरीके से सोचते लोग कि भाई यहां से यहां जोड़ दो। समझे लॉजिक क्या निकाल के? ऐसे सदियों में ऐसे कई धारणाएं बन जाती हैं जो हमेशा सही नहीं होती, जिसमें कि कई बार कुछ भी सच्चाई नहीं होती है, कुछ भी लॉजिक नहीं होता। तो ऐसी हर बात नहीं माननी चाहिए। हर बात में तभी रिसर्च होता है कि इसमें कितना साइंटिफिक सर्च है, कितना इफेक्ट है कि नहीं। बच्चे का स्क्रीन टाइम आजकल बहुत बढ़ रहा है, फोन के जरिए हमारा ही बढ़ रहा है। उससे अपना आंखों को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इसको? मुझे ऐसा लगता है आज के डेट में जो देखने का नजरिया है हमारा, वो गलत हो रहा है। बच्चों के स्क्रीन टाइम से ज्यादा बच्चों का लाइट एक्सपोजर मैटर करता है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी बच्चे को एक नॉर्मल जगह दिखा रहे हो या उसको गाड़ी में ट्रैवल करा रहे हो तो उसके आगे नेचुरली बहुत सारे सीन चेंज होते जाएंगे, बहुत सारे सीन चेंज होते जाएंगे जो उसके लिए खराब नहीं है। लेकिन वही चीज अगर टीवी में हो रही है, नेचुरली बहुत सारे सीन चेंज होते आ रहे, तो वो अब खराब हो गई। और
अगर हम लाइट देखें तो एक नेचुरल लाइट धूप में इंसान बच्चा धूप को ऐसा नहीं देख सकता, लेकिन जब हम घर पे लाइटें चालू करते हैं तो वो लाइटों को डायरेक्ट देख रहा है, टीवी में ब्राइटनेस फुल बढ़ी हुई है, फोन में ब्राइटनेस फुल बढ़ी हुई है। तो जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि वो फोन में क्या देख रहा है, वो फोन में लाइट कितनी है, ब्राइटनेस कितनी है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप ब्राइटनेस को नेचुरल लाइट जैसा रखो कि यहां देखना और फोन देखना में कोई भी डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है आपको ऐसा फोन दिखना चाहिए। प्लस वो फोन में क्या देख रहा है, अगर वो हाइपर स्टिमुलेटिंग चीज देख रहा है, वो देख रहा है एक, उसमें सच्चाई है कि कुछ ऐसे बच्चों के कार्टून्स हैं जो बहुत हाइपर स्टिमुलेटिंग है, जिससे बच्चों के अंदर ऐसी जिज्ञासा खड़ी होती है कि ऐसी करना होता है, कूद कूद के यहां से वहां से यहाँ, तो बच्चे हाइपर स्टिमुलेंट हो जाते हैं, बच्चों की जो अटेंशन स्पान है वो कम हो जाता है। तो बच्चों को के लिए डेडिकेटेडली चीजें बननी चाहिए जिसको बच्चों को दिखाया जा सकते, जिससे बच्चों को सिखाया जाए। क्योंकि अगर हम देखें तो दूर टीवी में टीचर खड़े होकर पढ़ा रही है या वहां खड़े होकर पढ़ा रही है, अगर ब्राइटनेस सेम है, अगर ब्राइटनेस सेम है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और आगे चल के यही होगा, ऑनलाइन क्लासेस होगी, ऑनलाइन टीचर्स होंगे, इंटरनेशनल क्लासेस होंगी, तो आपको ब्राइटनेस मिनिमाइज करनी पड़ेगी कि द लाइट अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट शुड बी लेस, और बच्चे कंफर्टेबल दूरी से देख रहे हैं और बच्चे जो है हाइपर स्टिमुलेट नहीं हो रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं वो प्रॉब्लम है। रील कितना इफेक्ट करता है ब्रेन को, मतलब कंटिन्यू वो रील का तो वही प्रॉब्लम है ना, लोगों को रील में बहुत जल्दी शॉर्ट अटेंशन स्पान, रील्स होने के आने के बाद से ही तो ये प्रॉब्लम आया है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस नहीं चलते। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस तभी चलते हैं जब आप कोई धांसू बात करते हो, गलत बात करते हो, उल्टे सीधे क्लेम करते हो, या कोई चमत्कारी नुस्खा बताते हो। जब तक आप वो नहीं बताओगे तब तक आपके ऊपर कोई टाइम नहीं व्यतीत करता है। तो रील्स के आने के बाद ये हो गया है कि लोग बस स्वाइप कर देते हैं, टाइम नहीं मेरे पास। So yes, that is not really a bad thing every time, क्योंकि कहीं भी लोगों को भी ग्रो करना पड़ रहा है कि शॉर्ट स्पैन में आपको सही कंटेंट कैसे दें, मगर लोगों को ये देखना है कि वो कंज्यूमर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो बस लोगों को उल्टे सीधे काम करते हुए देख रहे हैं और वो अपना समय बर्बाद 1-1 घंटा 2-2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो वहां पर एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है उसका। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट बनते जा रहा है और इसके लिए एजुकेशन जरूरी है कि इसको हैंडल कैसे करें। क्या होता है, हम लोग सीधा बोल देते हैं मोबाइल छोड़ दो, रील देखना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, बच्चों को टीवी मत दिखाओ। एकदम एक्सट्रीम लेवल पे भी स्टेप्स उठाने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकली आप दूर नहीं रह सकते टीवी से हमेशा, कब तक रहोगे? काम ही मोबाइल से पड़ता है, राइट? मैसेजेस ही मोबाइल पे, ईमेल भी मोबाइल पे आता है, तो आपको तो देखना ही पड़ेगा। जब आपको बच्चे देखेंगे तो उनको भी देखना चाहेंगे, तो आप दूर नहीं रह सकते, उसको मैनेज कर सकते हो, उसके रूल्स बना सकते हो, उसकी हदें बना सकते हो, तब फायदा होगा। अटेंशन को कैसे ग्रो करें, क्योंकि इस सब के चलते अटेंशन डाउन हो रहा है ना। अटेंशन को ग्रो करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है बोर होना। बोर होना कैसे? बच्चों के लिए बहुत जरूरी है बोर होना। अगर बच्चे बोर होते हैं तभी वो एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे, उनको समझ में आएगा कि कुछ करना है खुद से। जब बच्चा खुद से सोच के करता है कि चलो मैं ये बनाता हूं, तो वो अपना अटेंशन वहां लगाएगा, कोई ड्राइंग बनाएगा, कोई ये बनाएगा, कोई चीज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, उस चीज में अटेंशन देगा। आपके कहने से कोई अटेंशन नहीं देगा कि मैं कह रहा हूं मेरी तरफ देख, ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं मेरी तरफ देख और मेरे पे ध्यान दे और पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं। बच्चा अपने इंटरेस्ट से अटेंशन देगा और उसका इंटरेस्ट जिसमें है उसमें जाने दो। पहले अटेंशन देना जरूरी है, वो फिर एक चीज पे अटेंशन की आदत आएगी तो अपने आप दूसरे पे वो अटेंशन को डाइवर्ट किया जा सकता है। ये बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा है तो उसको बोला जा सकता है अच्छा तो वो ड्राइंग करके दिखा सकता है। बच्चों को चैलेंज बहुत पसंद है, बच्चों को चैलेंज पसंद है और चैलेंज देने पर वो अपना अटेंशन, अपना टाइम डेडिकेट करते हैं। तो हर बच्चे का अलग हिसाब होता है, आपको अपने बच्चे से डील करना आना चाहिए। तो अटेंशन उससे बड़ों का अटेंशन तो भाई पैसा मिल रहा है कि नहीं, जहां पैसा मिल रहा है अटेंशन, हाँ, जहां उसको फायदा मिल रहा है, जहां उसको समय, जहां उसको कोई मजा मिल रहा है, तो वो चीज चाहिए उसको। सर एग्जाम टाइम में अधिकतर ना सारे पेरेंट्स वही वाली बात कि भाई एक जगह बैठ के पढ़ो, तो फिजिकल एक्टिविटी कितना रोल प्ले करती है उस समय खास करके? देखो
बच्चे की पूरे दिन की फिजिकल एक्टिविटीज जो है ना, एक टाइडल वेव जैसी होनी चाहिए, बल्कि हमारी भी वैसी होनी चाहिए। हमें अपने दिन को, आपने देखा ना, कई लोग बड़े प्यार से उठते हैं, बड़े प्यार से चलते हैं, बड़े प्यार से कॉलर बनाते हैं, बड़े प्यार से कपड़े पहनते हैं, और बड़े धीरे धीरे काम करते हैं, आराम से काम करते हैं। जहां वो ठहराव की जरूरत है, वहां एक फास्ट एक्टिविटी की भी जरूरत है। कि भाई अगर बच्चा देख के आपको आ रहा है और वो दौड़ के आ रहा है, तो आप नहीं खड़े रहोगे, बच्चे तुम खुद आओगे। आप भी थोड़ा कदम उठाओ, आप भी थोड़ा दौड़ लो, आप भी थोड़ा आगे बढ़ लो। कहने का मतलब यह है कि बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इस तरीके की होनी चाहिए, फास्ट स्लो। बच्चा वहां से पढ़ के आया है, तो बेटा वो भाग के आ रहा है तो रोको नहीं, भागने दो, बल्कि उसके साथ भागो कि चल वहां से यहां तक दौड़ के जाएंगे। ये सीढ़ी है, 2 माले चढ़ना है, चल दौड़ के देखते हैं कौन करेगा। और हर रोज बच्चा दौड़ता है, हर रोज बच्चा। हम हैं जो उसको सिखाते हैं कि अब दौड़ना बंद कर दे भाई, क्योंकि हम नहीं दौड़ते। क्योंकि वो देखता है कि पापा तो नहीं दौड़ रहे, मम्मी तो नहीं दौड़ रही, पर मैं ही दौड़ता रहता हूँ, पता नहीं क्यों दौड़ता हूँ। फिर उसको लगता है ऐसे ही चलना होगा। जब आप ऐसा करने लगोगे कि बच्चा भी देखेगा कि हाँ सीढ़ी है, पापा तो 2 सीढ़ी एक साथ चढ़ते हैं, पापा तो 3 सीढ़ी एक साथ चढ़ते हैं, मेरे को टाइम लग रहा है, तो बच्चा आपसे कंपीट करेगा। तो हर दिन में एक्सरसाइज होती ही है। नहाते समय भी नीचे मग्गा उठाते हो, स्क्वाट करते हो, राइट? जरूरी नहीं है हमेशा शावर से नहाना। तो मग्गा उठाओ, स्क्वाट करो, 10 स्क्वाट तो वही हो गए, ठीक है, 10 या 20। तो बच्चे के सामने आप फिजिकल एक्टिविटी करते हुए दिखोगे तो बच्चा करेगा। और दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी डालोगे तो एग्जाम दिन भी होगी, एग्जाम के दिन भी अलग से। क्योंकि क्या है, अगर हम अलग से उसको काम में गिनते हैं ना, तो वो गलत हो जाता है हमारे साथ। वो काम में नहीं गिनना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी को अलग से समय देना पड़ेगा, नहीं। फिजिकल एक्टिविटी दिन में होती है, पूरे दिन में होती है। नीचे से ऊपर आने में लिफ्ट की जगह सीढ़ी होती है, राइट? तो हमें उस चीज को एज अ एक्टिविटी करना चाहिए। बाकी अगर आपके पास टाइम है, अलग से एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, जिम करते हो, क्रिकेट खेलते हो, स्विमिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी कराते हो अभी? अभी तो बच्चा मेरा जिम्नास्टिक्स में जाता है और स्विमिंग करता है। अच्छा। तो स्विमिंग करते हैं और जिम्नास्टिक्स जाते हैं। तो जिस दिन स्विमिंग नहीं करते उस दिन जिम्नास्टिक्स चला जाता है, जिस दिन जिम्नास्टिक्स और जिस दिन स्विमिंग करते हैं उस दिन स्विमिंग करते हैं। जिम्नास्टिक क्यों चूज किया? बच्चों की इस एज में जिम्नास्टिक्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी ओवरऑल मसल्स को एंगेज करने के लिए। इस एज में छोटे बच्चे 5 साल 10 साल, इस एज में बेस्ट स्पोर्ट उनके लिए जिम्नास्टिक्स है। और उनको उस चीज में अपनी पूरी बॉडी, पूरी एक बार अच्छे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर वो आगे चल के फिर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो बेस्ट टाइम बच्चों के लिए जिम्नास्टिक्स है। इंडोर है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, गर्मी ठंडी से फर्क नहीं पड़ता है, आप कभी भी कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है। अभी इतनी गर्मी में आप बच्चों को बाहर खेलने लगाओगे तो वो लू हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएगी। तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, फिर बच्चों को फुटबॉल खेलने दो। अगर ठंडे मौसम में खेल रहे हैं तो फुटबॉल, अगर आप बाहर खेलने दे रहे हो तो उनके हाइड्रेशन का ध्यान दो। उस टाइम पे बच्चों को चाहिए शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी चीजें, जो भी बच्चे पीना चाहे वो चाहिए उस समय। तो हर मौसम की अलग रिक्वायरमेंट है, हर बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट है, आपको समझना पड़ेगा और उस तरीके से केटर करना पड़ेगा। सर, आप शुरू से इतने मोटिवेट हो या मतलब कभी कुछ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि फिटनेस के लिए कुछ ज्यादा ही एकदम टर्न आ गया कि फिटनेस पे, क्योंकि आपके वाइफ कुछ ज्यादा ही मैंने किसी डॉक्टर को नहीं देखा आज तक इतना, शायद ट्रेनर भी नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं है, समझ रहे हो ना? तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, ये ना एक्चुअली यूट्यूब की ही देन है। अच्छा। जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो ना, तब आप जितना भी आपको नॉलेज होता है, आपको वो रेगुलरली ग्रो करना ही पड़ता है। बिकॉज आपको आज नहीं तो कल लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपको ये भी पता हो, आपको वो भी पता हो, आपको चैलेंज करते हैं, आपकी नॉलेज को चैलेंज करते हैं। आप दूसरों को देखते हो, समझते हो कि इसने ये बोला, क्यों बोला। आप अपने आप पे डाउट करते हो, क्वेश्चन करते हो कि मेरे को जो पता है सही है गलत है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो हर चीज में हर बार सही होगा, कोई भी नहीं है। पर अपनी ही गलती को पहचानना, मानना, उतनी आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, उतनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी आप ग्रो करते हो, तभी आप आगे बढ़ते हो, ठीक। और कोई भी ऐसी चीज जो आपको डाउट है, वो बोलने से पहले आप बोल दो कि आई एम नॉट श्योर, बस इतना बोल, क्या दिक्कत है। आपको सिर्फ ऑनेस्ट होना है। कोई भी ये नहीं एक्सेप्ट करता है कि दुनिया की हर चीज का, हर तरीके का ज्ञान आपको होना चाहिए था।
ऐसा नहीं कोई एक्सपेक्ट करता। आपको अगर लगता है कि इस चीज के बारे में आपको पक्का पता है, बोल दो। आपको लगता है मेरे को ऐसा लगता है, बताओ कि मेरा ओपिनियन है। आपको लगता है कि ये गलत हो सकता है तो बताओ ये गलत हो सकता है। बस लोगों को ऑनेस्टी चाहिए, और लोगों को दिखती है वो ऑनेस्टी की भी, ये इंसान जो है ये हमें ठगने नहीं आया, बस ये दिख जाता है उनको। कभी कुछ अनजाने में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन निकल गई आपके मुंह से जो गलत थी, आपको बाद में पता लगा कि गलत है यार, मैंने पढ़ा, मतलब बाद में पढ़ा कि यार ये इस तरीके से था लेकिन मैंने इस तरीके से बोल दिया, तो उस समय कैसा फील होता है या फिर कैसे उसको ओवरकम करते हो उस चीज को? जी आप। हाँ, तो ऐसा बहुत कम हुआ, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं हुआ। कुछ टाइम पर ऐसा जब होता है तो मैं फिर वो वीडियो निकाल देता हूँ, डाउन कर देता हूँ। अगर वो वीडियो में मुझे लगता है कि ये वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया है, या ये लाइन गलत निकल गई है, या इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं वो वीडियो बंद कर दूं, प्राइवेट कर दूं, या उस चीज से वो पार्ट हटा दूं। कि वो बोलना गलत हो जाएगा अगर उस पर मुझे डाउट हो रहा है, तो फिर वो निकाल देना बेहतर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे जो आपके फील्ड से रिलेटिव नहीं है, क्योंकि मरीज तो कुछ ही पूछ लेता है। हाँ, तो उस समय क्या आप पहले से मतलब लर्न करते हैं चीजों को, या फिर नहीं कर सकते ना जब आप लाइव जा रहे हो। हाँ। देखो, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह लाइव नहीं जाते। हाँ। जिस तरह हम लाइव जाते हैं, हम तो लाइव डायरेक्टली जाके आप पेशेंट के साथ बात करते हो, लोगों के साथ बात करते हो, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो उसने जो बीमारी बोली हमें पता भी नहीं, याद भी नहीं है क्या था। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये कौन सी बीमारी है। तो उस समय हम कोशिश करते हैं कि उसको कुछ ऐसा गलत ना बोल दें और गलत एस्पेक्ट्स ना दे दें, या तो हम सर्च कर लेते हैं, या कई बार आपने वीडियो में देखा होगा, यार ये तो मेरे को भी याद नहीं है, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मैं बोल देता हूँ कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, ऐसी चीजों में मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। तो जरूरी नहीं है आपको सब दुनिया भर की चीजें याद हो, और मैं खुला बोल देता हूँ, कई बार ऐसा होता है तो ठीक है। और अगर कोई ऐसी बीमारी दिखता है, बोलता है, जिससे जो मैं उसको नहीं गाइड कर सकता, मैं बोल देता हूँ आपको ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये चीज में वही मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। पढ़ने के लिए टाइम कब निकालते हो? क्योंकि बहुत पढ़ाई तो रेगुलर चलती रहती है, हर रोज, हर पल, हर मिनट पढ़ाई चलती रहती है। जब भी कोई भी कंसल्टेशन होता है, कोई भी चीज होती है, कोई भी बीमारी आती है, तो उस बीमारी में रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। आप जब भी कोई किसी के लिए कोई ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में गड़बड़ आती है, तो कई बार हमें वो रिसर्च करना पड़ता है। कई बार कि अगर किसी के अंदर ये चीज इतनी पॉजिटिव आ रही है, इतनी गड़बड़ आ रही है, तो अब उसके क्या चांस हैं कि अब उसके क्या, इस कैसे कोई दवा दे रहे हैं, तो हमें भी कई बार उस दवा का दूसरी दवा के साथ इंटरेक्शन पढ़ना पड़ता है कि भी अगर हम कोई दवा दे रहे हैं XYZ और वो ऑलरेडी एक दवा ले रहा है, तो क्या उन दोनों का इंटरेक्शन में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो हर बार, और ऐसी हर दवा का हर दूसरी दवा के साथ साइड इफेक्ट आपको याद नहीं हो सकता, तो आप ऐसी चीजें जाके पढ़ सकते हो। डॉक्टर्स के लिए वेबसाइट्स हैं, मेडस्केप हैं, जहां पर एवरी मेडिसिन का, एवरी मेडिकेशन के साथ इंटरेक्शंस दिए हुए हैं कि इसके इंटरेक्शन से कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी मेडिकेशंस हैं जो वो ऑलरेडी बहुत सीरियस ले रहा हो, तो हमें सोच समझ के उसका प्रिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है। तो पढ़ाई तो चलती रहती है। एज ए हम मतलब जो डॉक्टर नहीं है या कोई भी हम, वो कहाँ से एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है अपनी चीज़ों के जरिए कि यार ये इस तरीके से हुआ तो मैं सीख लेता हूँ चलो यहाँ से, क्योंकि हर जगह तो जा नहीं सकता वो, और हर जगह सही भी है ऐसा गारंटी नहीं है। तो कहाँ से वो ऐसा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे आपकी वीडियो के अलावा? देखो, अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक अकेला साइट नहीं है पूरी दुनिया में। कुछ जगहों पे बेसिक इंफॉर्मेशंस कवर हो जाती हैं, कुछ जगहों पे पुरानी इंफॉर्मेशंस हैं, कुछ जगहों पे जैसे मैं जो अपना मेन रेफरेंस हम लिखते हैं मेडलाइन प्लस, वो एक अच्छी वेबसाइट है जो यूएस मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी ने पेशेंट एजुकेशन के लिए बनाई है। अच्छा। तो अगर आप वहां जाके अपनी बीमारियों के बारे में पढ़ते हो, समझते हो, तो आपको वो बेसिक सही जानकारी देगा, पर वो मेडिकल इंग्लिश में होगी, थोड़ा बहुत मेडिकल वर्ड्स होंगे। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो पेशेंट के लिए बनाया है, बट फिर भी वो एजुकेटेड पेशेंट के लिए बनाया है। अगर आप बिल्कुल ही लेमन है, नहीं आपको समझता है, तो वही चीज का आपको वीडियो देखना पड़ेगा जो हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। और तीसरी चीज, कई बार क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फिटनेस पे। तो मिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा फिटनेस पे ही है, क्या खाए क्या ना खाए, क्या अच्छा क्या बुरा। तो ये लॉजिक पे बात आती है। जब तक आप बेसिक फिजियोलॉजी नहीं समझोगे, जब तक आप क्यों, कैसे, काय को, ये 3 वर्ड्स क्वेश्चन नहीं करोगे, हाँ, जब तक आप उस लॉजिक को क्वेश्चन नहीं करोगे,
तब तक आप उस सोल्यूशन पे नहीं पहुंचोगे। क्यों, कैसे, काइको का जवाब आपको कहीं भी मिल जाएगा, सिंपल चैट जीपीटी पे भी मिल जाएगा। करेक्ट है। आप यूज करते हो चैट जीपीटी का? हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी तो आप हर जगह गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो वही यूज कर रहा है। तो किस फॉर्मेट में यूज, मतलब किस लिए यूज करते हो? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या फिर कुछ स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मार्केट की? कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स के नाम आ जाते हैं सामने जिसके बारे में हमें नहीं होता इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट स्टेप आप उस पे चैट जीपीटी पे डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो। अच्छी बात चैट जीपीटी की ये है कि उस पर कोई भी अपना ओपिनियन नहीं डाल सकता। ठीक है, जिन्होंने भी चैट जीपीटी या जैसा एआई डाला है वो किसी एक बंदे का ओपिनियन नहीं है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सही है वो गलत है, तो वो ओपिनियन नहीं डाल सकता। वो जो भी आज तक का रिसर्च है उस डेट तक का, जहां तक का डाटा चैट जीपीटी पे है उस डेट तक का तो उसके पास रिसर्च होगा, तो वो सीधा स्क्रीन करके आपको बता देगा कि ये चीजें का रिसर्च ये है ये है ये है। ऑल्दो वो पॉइंट्स आपको कंक्लूजन पे नहीं ले जाएंगे कि अच्छा है कि बुरा है कि अच्छा है, बट वो आपको एक आइडिया दे देंगे कि किस चीज की बात हो रही है। फिर आप उस पर एक डेडिकेटेड रिसर्च कर सकते हो कि आप मुझे किस डायरेक्शन पे अपनी रिसर्च लेके जानी है। तो चैट जीपीटी के आने के बाद में आपका रिसर्च इजी जरूर हो गया। ऐसे ही कुछ और एआई वर्जन्स हैं जो एक्चुअल मेडिकल रिसर्चेस को सर्च करते हैं, ऑल्दो उनका बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ता, बिकॉज अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि हम मेडिकल रिसर्चेस को चैलेंज करें। बात समझे? तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपने आप को इतना सुपीरियर मानते हैं कि वो बड़े बड़े रिसर्चर्स को चैलेंज करते हैं कि ये गलत है रिसर्च, वो गलत है रिसर्च, ये गलत है वो गलत है। यहाँ हम कोर चीजों पे बात कर रहे हैं, हम तो बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, हम फिजियोलॉजी पे बात कर रहे हैं। बेसिक सब कुछ है। हाँ, क्योंकि आप बेसिक क्लियर कर दो, उतने ज्यादा रिसर्च को जब रिकमेंडेशन बनने में 10 साल लगेंगे तब उस पर बात कर लेंगे। सर आप अपना चैनल का ना कुछ मोटा मोटा आइडिया दे दो, किस टाइप की वीडियोस वहां पे अपलोडेड हैं और किस टाइप की हेल्प मिल जाएगा मुझे? मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी मेजर बीमारियां हैं, जितने भी मेजर सिम्टम्स हैं, जितने भी मेजर इलनेसेस हैं, वो सारे आपको हमारे चैनल पे उसके वीडियोस मिल जाएंगे। उसके डेडिकेटेड वीडियोस हैं, मेडिकली सिंप्लीफाइड वीडियोस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं। कुछ बहुत पुराने हैं जिनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको हम रीशूट करेंगे आगे चल के और वो रीअपलोड करेंगे। बट अभी के डेट पर अगर आप मेडिकल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो सिंप्लीफाइड वे में, खासकर हिंदी भाषा में, तो वो आपको हमारे चैनल पे डॉक्टर एजुकेशन सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशंस पे मिल जाएगी। सर मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है, पिछले 7 सालों में 6 सालों में, और अपनी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ, प्लस अपनी फैमिली की लाइफ को इंप्रूव कर रहा हूँ। लेकिन कुछ अभी भी ना ऐसी चीजें हो जाती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। जैसे कि मैं अपनी मदर की ही बात करता हूँ कि उनको ना रात को काफी ज्यादा शिन की तरफ पेन होता है जब वो सोते हैं, लेकिन जब वो टहलने लगते हैं, रात को चलने लगते हैं, तब पेन नहीं होता है। तो उसका कनेक्शन साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से है या कुछ अलग सिम्टम्स हो सकते हैं? देखो, लेट्स अंडरस्टैंड, आप घर से बाहर निकले, आपको आवाजें आई, ठीक है, कभी ये चिड़िया की आई, कभी वो चिड़िया की आई, कभी वहां किसी गाड़ी की आई, ठीक है, तो आप भाग भाग के ढूंढने नहीं लग जाते कहाँ है चिड़िया, कौन सी चिड़िया, कहाँ है ये, किसने दी आवाज। बात समझे? सो या कोई गाड़ी हॉर्न मार रहा है दूर से, तो आप जाके ढूंढने नहीं लगोगे कहाँ हॉर्न मार रहा है, क्यों हॉर्न मार रहा है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जब तक कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि जो आपको प्रॉब्लम करे, थोड़ा बहुत शरीर के सिम्टम्स तो आते रहेंगे। हल्की फुल्की, कभी बालों में खुजली हो गई, कभी नाक में खुजली हो गई, कभी आपका स्किन ड्राई हो गया, कभी कहीं ये हो गया, ये सारा एक ओवरऑल लाइफस्टाइल के डिजीजेस हैं। अगर शिन में प्रॉब्लम है या किसी को कहीं पे दर्द हो रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उनकी ये नहीं कि वहां पे कोई नस ब्लॉक है या कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वैसा कुछ होगा तो सिम्टम बढ़ेगा ही, सिम्टम बढ़ेगा ही। यानी कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो घर के सीधा सामने आके आवाजें आएगी आपको। और वो भी 24 घंटे होगा ना, कि पर्टिकुलर एक टाइम पे तो जाके नहीं होगी, जिस दिन जब सोने जा रहा हो जब ही फील हो रहा है। हाँ, प्लस वो चीजें क्यों होंगी, ऐसी चीजें होंगी उनके अगर पानी में कमी है, डिहाइड्रेशन है, बीपी, नमक की कमी है, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है, कैल्शियम नहीं लेते हैं, विटामिन डी नहीं लेते हैं या एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो यही सब कारण है कि ऐसे लोगों को फिर हम कहते हैं कि आप अपना एक हेल्थ चेकअप कराओ, बेसिक्स क्लियर देखिए,
कि आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा, सीआरपी लेवल बढ़ा तो नहीं है, हाई सेंसिटिविटी सीआरपी आप कराओ, आपका हीमोग्लोबिन आयरन कैसा है, आपका कैल्शियम विटामिन डी कैसा है, आपका किडनी लिवर सही है कि नहीं, आपके अंदर आयरन की कमी तो नहीं है, ठीक है, आपका हिमेटोक्रिट कैसा है, आपके अंदर पानी की कमी तो नहीं है। एक उम्र हो गई है, अगर 50-60 के हो गए तो एक बार बोन डेंसिटी कराओ, एक बार अपना बॉडी मास एनालिसिस कराओ कि ऐसा तो नहीं आपकी मसल मास ही बहुत कम है, क्योंकि अगर आपकी मसल मास ही कम हो गई है पैर की, तो मात्र खड़े होना आपके लिए एक बड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। खड़े होना चलना उतने देर में आपके पैर जो है क्रैम्प हो जाएंगे, तो पूरे दिन चलने के बाद जब सीधा लेटते हैं रात को क्रैम्प फील होता है, तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ मसल लॉस। तो हम उसको सॉल्व करने के लिए फिर कोई एक नुस्खा ढूंढते हैं, राइट, हमें कारण पे काम करना पड़ेगा, नुस्खे से नहीं होगा कुछ। यूट्यूब पे ना काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेडिकल की, आपकी भी हैं, बहुत लोगों की, और आ ही जा रही हैं, ठीक है, लेकिन उन सब में सही बंदों को कैसे ढूंढे, मतलब कोई जरूरत नहीं है सही बंदों को ढूंढने की, सबको देखो आप, अच्छा, सबको देखो और सबसे क्यों कैसे और डॉट्स को कनेक्ट करो। जितना ज्यादा इंसान जो है ऐसी मेडिकल वीडियोस देखता है, हेल्थ वीडियोस देखता है, उसको समझ में आता है कि कॉमन चीजें कौन सी हैं। कोई गलत भी बोलेगा तो उसमें आधा पॉइंट तो 25%, 10% तो सही होगा, कुछ तो सही होगा, कुछ तो सही होगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ तो सही है। जैसे किसी ने कहा भगवान की आराधना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी है, उतना तो सही है। कोई बोलेगा कि नहीं सुबह सुबह खड़े होके छत पे और ऐसे करके या फिर पहाड़ पे जाके ही करनी चाहिए और कहीं नहीं करनी चाहिए, घर पे तो करनी ही नहीं चाहिए, इस तरफ मुंडी करके नहीं करनी चाहिए, उस तरफ मुंडी करके नहीं चलनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, वो हमें समझ में आ जाता कि इसमें सुनने वाली बात कौन सी है। वैसे ही इंसान को ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई मेडिकल वीडियोस में सुनने वाली बात कौन सी थी और कौन सी बकवास थी, आ जाएगा आज नहीं तो कल। कभी ऐसा हुआ है सर लाइफ में, जैसे अब आप तो काफी टाइम से यूट्यूब पे कर रहे हो, तो कि यार मतलब मन भर गया हो कि यार बहुत हो गया है, मतलब आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं अब? होता है ऐसा, कई बार होता है। हाँ। कई बार जो है ऐसा डाउट्स आता है कि अब लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, शायद वो आगे देखेंगे नहीं, क्या करे क्या ना करे। ये होता है, सबके साथ होता है, ये फेज आता ही है। तो उसमें बहुत जरूरी होता है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें और कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हिट करेगा ही करेगा। आपके साथ कब हुआ ऐसा? ये ऐसे डेट तो नहीं मुझे याद है, मतलब फिर भी नहीं, बीच में अभी काफी टाइम हो गया था, हमने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया था कुछ भी, और यूट्यूब काफी स्टैग्नेंट हो गया था, तो कई दिनों के बाद फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हमने डाले। अभी भी फुल फ्लैश में नहीं चालू है यूट्यूब पे, शॉर्ट्स चल रहे हैं और शॉर्ट्स अच्छे है, उस पे ही काम ज्यादा चल रहा है। अभी लॉन्ग फॉर्म के कई वीडियोस बचे हैं जिनको हमें प्रॉपरली एडिट करना है। अब पॉइंट आ जाता है थोड़ा क्वालिटी कंटेंट देने का, क्वालिटी भी काफी हाँ, कंपटीशन ज्यादा है, तो कंटेंट की क्वालिटी को बेटर करना है, तो उस चीज पे काम चल रहा है। तो जब ये फेस आया, आपने फिजिकल फिटनेस कंटिन्यू रखी या उस समय उस पे भी ब्रेक लगा? नहीं, फिजिकल फिटनेस तो कंटिन्यू ही चलनी चाहिए, और क्योंकि बड़ा पार्ट फिजिकल फिटनेस का है आपकी डाइट। आपकी डाइट है, आपकी दिनचर्या है, आपके स्टेप काउंट है, आप पूरे दिन में अब हमारे हॉस्पिटल में 6 फ्लोर है, तो हम कभी लिफ्ट नहीं लेते, 6 फ्लोर चढ़ के जाएंगे। दूसरे हॉस्पिटल में भी 5 फ्लोर है, वहां भी 5 फ्लोर चढ़ के जाएंगे, उतर के 5 फ्लोर आएंगे, तो दिन भर के हमारे 12, 15, 16 फ्लोर तो ऐसे ही हो जाते हैं चढ़ने के। तो स्टेप काउंट सीढ़ी हो जाएगा, स्टेप काउंट आपके वॉक हो जाएगा, कई बार आपका फिर शाम को हम वॉक करने निकल लिए। तो कई चीजें हैं जो आप अपनी रूटीन में डालो, ठीक है, तो रूटीन में डालो। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, तो प्लीज बताइएगा, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, इन्फॉर्मेशन समझ में आई है, नहीं भी आई तो बताइएगा। और डॉक्टर परमजीत के चैनल पर विजिट करो, बहुत अल्टीमेट वीडियो, मैंने खुद अपने आप को यहाँ से और यहाँ लेके गया हूँ, बहुत चेंज किया है, और मेरी फैमिली को भी बहुत हेल्प मिली हमेशा से। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आने वाले पॉडकास्ट में चाहिए। और जितने भी एथलीट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं अपने गेम को इम्प्रूव करना, अपने स्पोर्ट्स लाइफ को इम्प्रूव करना, तो फिजिकल फिटनेस को बहुत मेन लेके चलिएगा। अगर आप अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव रखोगे, अपनी पर्सनालिटी को सही रखोगे, तो आपका अर्निंग सोर्स, आपका स्पोर्ट्स करियर बहुत अल्टीमेट बनने वाला है। तो ऐसे पॉडकास्ट आते जाएंगे और नई नई चीज़ें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिलती जाएगी। कलेक्ट कीजिए, काम कीजिए, खुद को अच्छे स्पोर्ट्स करियर में एक एलिट लेवल का एथलीट बनाइए। थैंक यू।